दोस्तों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स लाइक जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए, सीएपीएफ और द अपकमिंग ईपीएफओ, तो आपको पता होगा कि साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। खास करके सीएपीएफ और सीडीएस में अराउंड 30% क्वेश्चन जो आते हैं, वो साइंस से आते हैं। और अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ लिया, तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स ओवरऑल इन द पेपर। तो आज हम सीखेंगे कि हमको साइंस को कैसे कवर करना है। तो बेस्ड ऑन एनालिसिस मैंने ये पाया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस में है आपका बायोलॉजी मेरे हिसाब से। और बायोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो अराउंड 95% क्वेश्चन जो मैंने देखे इन बायोलॉजी आर फ्रॉम द एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स में देखोगे आप। तो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी में 9th and 10th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे कहूँ एक सिंगल चैप्टर वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपके पास एग्जाम से 2 दिन पहले का टाइम है, आपको कुछ भी रिवाइज करना है, तो आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए। तो आज मेरी कोशिश यह रहेगी कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे हमें चैप्टर पढ़ना कैसे है। आप जब भी पढ़ते हो तो ट्राई टू हैव अ फोकस दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो, तो यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई विल रीड लाइन बाय लाइन एंड जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वो पढ़ूंगा, ठीक है। आप अगेन जाइए, बुक को खोलिए, यू कैन रीड लाइन बाय लाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वे है टू रीड एनी बुक, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी। तो देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमको क्लासीफाई करते हैं तो हम वहाँ ढूंढते हैं कि उसमें क्या कॉमन फीचर्स होंगे। तो पहले अब जब हम क्लासीफाई कर रहे थे, तो अरिस्टोटल एक इम्पॉर्टेंट ग्रीक थिंकर्स हैं। उन्होंने क्लासीफाई किया एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन द लैंड, वाटर, एयर में। लेकिन ये बहुत काफ़ी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है और मिसलीडिंग भी है। क्योंकि देखो, एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे कि सी में रहते हैं, उसमें कोरल्स भी हैं, वेल्स भी हैं, ऑक्टोपस भी हैं, स्टार फिश भी हैं, शार्क भी हैं। लेकिन ये काफ़ी बहुत अलग है एक दूसरे से। तो वी कैन सी दैट दिस वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी परफेक्ट। और इसमें देखोगे इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन ये है कि हैबिटेट जो रह रहे हैं वही कॉमन है। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड which characteristic to be used as the basis for the making broadest division। तो हमको चूज करना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करें, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइन लाइन पढ़ने की बताऊंगा, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आया है पिछली बार एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लगे रहिए और यू कैन अगेन गो थ्रू द सेम चैप्टर वंस यू वॉच दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। सो देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप। तो हमको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को चुनना पड़ेगा, फिर वहाँ सब ग्रुप निकालेंगे। और जो बेसिक होगा, मतलब सबसे नीचे जाके, वो एक बनेगा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, फिर ऊपर आते आते। तो ऐसे करने से आपकी क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक में एक हायरार्की बनती है। एक हाई लेवल, फिर लो लेवल, लो लेवल, लो लेवल करते करते आप सबसे नीचे आ जाते हो। तो ऐसे आप डिवीजन करते हो। तो ये होता है। फिर यहाँ पे डिफाइन किया है कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी, तो जब क्लासीफाई करते हैं तो सम सिमिलर उसमें क्या है, ठीक है। तो दीज वेज इनफैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर इनफैक्ट। तो ये हमें कुछ हो सकते हैं कि उसमें क्या क्या कॉमन है। कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर फीचर होता है, कोई फंक्शन हो सकता है किसी चीज़ का भी। जैसे कि हमारे सबके 5 फिंगर्स हैं, 2 हैंड हैं, ये भी हमारी क्लासिफिकेशन है। तो ये यहाँ इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम चलो आगे बढ़ते हैं। हम ये बढ़ते हैं कि सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर आता है, मतलब किसी चीज़ क्लासीफाई करने का, वो एक होता है इंडिपेंडेंट। उसके बाद उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो हम वो ढूंढते हैं क्लासीफाई करते वक्त में। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट्स ऑन द, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। अब हम चलो यहाँ पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि क्या सबसे बेसिक आ गया। तो कुछ हम एग्जांपल देखेंगे हायरार्की कैसे बनती है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस विच अलाउ
cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other। तो आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, वो भी क्लास 9th में ही है। दो तरह के सेल होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या होती है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो, उसमें न्यूक्लियस भी होती है। इससे क्या होता है, सेलुलर प्रोसेस जो होता है उसमें कैरिड आउट होता है एफिशिएंटली इन आइसोलेशन विद ईच अदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है यूकैरियोटिक, हैविंग अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिमिलरली अगर दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है या फिर वेल डिफाइंड क्लियर डिमार्केटेड न्यूक्लियस नहीं है, वो अलग आ जाएगा। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लासिफिकेशन, जिसके पास है जिसके पास नहीं है। सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिया है कि डू द सेल्स ऑकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर। मतलब कुछ होती है यूनिसेलुलर, कुछ होती है मल्टी सेलुलर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद बन सकती है कि डू दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हाँ, जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं, और ह्यूमंस हम डिपेंड करते हैं दूसरों एनिमल्स। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हमने पढ़ लिया ये प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, और अब यहाँ से एक हायरार्की बनती है, ठीक है। तो ये इतना कुछ खास नहीं था, आगे पढ़ते हैं चलो। अब क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन, यहाँ पे बताया कि एवोल्यूशन है क्या, मतलब तो हम क्या है, सबसे पहले प्रिमिटिव मतलब बेसिक प्राइमरी थे, हम इवॉल्व होते 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 आज की फॉर्म में बनी है। तो कह सकते हैं जो सबसे पुराने थे वो बहुत सिंपल थे, और इवॉल्व होते होते आज एक कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी जो होंगे बहुत खराब होंगे या फिर वो आज भी नहीं है। अभी भी देखते हो ना कि कुछ प्रिमिटिव और एनिमल्स भी रहते हैं, काफ़ी एडवांस भी रहते हैं। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको मिल सकती है एक चार्ल्स डार्विन की किताब। किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है पहले कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। चार्ल्स डार्विन ने लिखी 1859 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखो, यहाँ आप उसको पढ़ सकते हो, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। फिर है बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, क्या होता है मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में बहुत मेगा डाइवर्सिटी है, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो ये सब यहाँ पे है। आप जब नेक्स्ट टॉपिक आता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कोई यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अर्नेस्ट हैकेल और रॉबर्ट विटेकर ने क्लासीफाई किया था। उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया ब्रॉड कैटेगरीज में, किंगडम में, ठीक है। तो विटेकर ने क्या बोला, 5 किंगडम बोले उसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमालिया। तो ये क्वेश्चन पहले पूछ रखे हैं कि विच ऑफ द अमोंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमालिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था इसमें कि इसको जो नेमिंग करते हैं, सब ग्रुप बनाए इसके, किंगडम ऑफ सबसे वो टॉप पे हो गया। उसके बाद होता है फाइलम, एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए। फिर नीचे आते हैं क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर बनेगा तो ऑर्डर आएगा। फिर उसमें फैमिली आएगी, फैमिली के अंदर कॉमन जीन्स होंगे, जीन्स हो गया। सबसे लोवेस्ट लेवल होती है स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन बन रखा है पहले, दे कैन आस्क रैंडमली, इसको अरेंज करिए टॉप टू मतलब लोवेस्ट, ठीक क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन आ रखा है, याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर होगा किंगडम, किंगडम मतलब फैला होता है, तो उसमें क्लास जरूरी है, ठीक है। फाइलम होगा, उसमें क्लास लानी पड़ेगी ताकि तो ऑर्डर आए, ऑर्डर आएगा तो फैमिली बनेगी, उसमें कॉमन जीन्स होंगे, फिर स्पीसीज होगा। सबसे लोवेस्ट क्लासिफिकेशन स्पीसीज है। स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको कहेंगे स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं विटेकर के, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमने पढ़ लिया, सबसे पहला था मोनेरा, वो पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। देखो सबसे सिंपल होगा, सबसे सिंपल भी क्या होगा, उनके पास कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मोनेरा में, दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है डिफाइंड, ना ऑर्गेनल है, ना उनके पास कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन है, यानी कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके साथ साथ
दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। किसी के पास सेल्स हैं, सेल्स सेल वॉल हैं, किसी के पास सेल वॉल नहीं है। आपने सुना होगा कि प्लांट्स में सेल वॉल होती हैं और एनिमल सेल वॉल नहीं होती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। जैसे कि हम लोग पता है कि सेल वॉल प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती हैं, तो इससे भी काफ़ी डिफरेंस आता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी काफ़ी हो सकता है किसी का ऑटोट्रॉफिक है जो डिपेंड करते हैं, जो खुद बनाते हैं खाना, या फिर उसे डिपेंड करते होंगे हीट्रोफिक। तो ऐसे कि हीट्रोफिक कौन आ गया, आपके बैक्टीरिया आ गए, ब्लू ग्रीन आल्गे आ गए, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये आपने पॉइंट्स याद कर लो, इसको बार बार पढ़ते रहो कि क्या होता है मोनेरा। सबसे सिंपल होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मोनेरा में एनेबेना बैक्टीरिया। अब सेकंड टॉपिक है इसका प्रोटिस्टा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मोनेरा में क्या था, न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, यूनिसेलुलर था। अब प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता, ठीक है। तो उसके और क्या दिया, सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, अपेंडेज यूज करते हैं सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगेला, मतलब एक्सटेंशन है, इनको यूज करते हैं फॉर मूविंग अराउंड। तो ये पूछा है पहली बार कि इनमें से कौन यूज करता है, तो ऑप्शन आंसर ज़्यादा प्रोटिस्टा होगा इसका। इनका भी न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक हीट्रोपिक, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। प्रोटिस्टा में देखो आल्गे, डायटम, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। और इस पेज में जो नेक्स्ट पेज में आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे इगुलेना, ठीक है, एमीबा, पैरामीशियम, ये 3 एग्जाम्पल आपसे पूछ रखे हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई एक हीट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये भी some of them use decaying organic material as food and are therefore called saprotroph। मतलब क्या होते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं एज अ खाना, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। मतलब डिकेइंग क्या होता है, जो कि आ, सड़ा हुआ खाना या फिर मरा हुआ खाना, ठीक है, वो खाते हैं सेप्रोट्रॉफ। डेड डेड बॉडी हो गया, उस पर डिपेंड करते हैं, वो कहते हैं सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। दूसरे होते हैं अदर रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर अ फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट नॉर्मली वो होते हैं जो कि किसी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटोप्लाज्म चाहिए होता है किसी लिविंग बॉडी का ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर। तो फंगाई जो नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं, बट दे बिकम मल्टी सेलुलर आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एट सर्टेन स्टेज इन लाइफ। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। They have a cell wall made of a tough complex sugar called chitin। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम। 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, किसके एग्जांपल्स हैं, फंगाई के। उसके बाद द सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वो होती हैं जो कि एक दूसरे के सपोर्ट में रहती हैं, जैसे कि अगर कोई किसी को शेल्टर देगा, कोई उसको खाना देगा, तो ये इनका रिलेशनशिप होती है किसकी, ब्लू ग्रीन आल्गे की, ठीक है। वो रहती है किसके साथ में, ब्लू ग्रीन आल्गे है साइनोबैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। और इस लाइफ फॉर्म को बोलते हैं लिचेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन अभी कहाँ से आया था। तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्लांटे और एनिमालिया का, ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्लांटे के बारे में। तो प्लांटे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो प्लांटे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले होगा कि क्या प्लांट बॉडी के पास एक वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट है। उसके बाद हैं तो पार्ट उनके पास स्पेशल टिश्यूज हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद क्या वो एबिलिटी टू बियर सीड, वो सीड बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर सीड इनक्लोज हैं या फिर खुले में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है प्लांटे का। अब सबसे पहले प्लांटे में आता है थैलोफाइटा, ठीक है। सबसे बेसिक है, कुछ नहीं होगा उसके पास में होगा ना, तो इसके पास में एक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन है,
ठीक है, वो थैलोफाइटा में आते हैं। इनको हम कहते हैं आल्गे, थैलोफाइटा ग्रुप में। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम सीरीज में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ दीज आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक। पता है आपको क्या आपने ऑप्शन दिया था? ऑप्शन ऑप्शन दिया था आल्गे, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिया था आल्गे, ना कि थैलोफाइटा। तो आपसे देखो यहाँ से आ सकता है कि आल्गे क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं एक्वेटिक होते हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले। इसके एग्जाम्पल देख लो, स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफेरा, उल्वा, चारा। ये पढ़ो बार बार, तब याद होंगे, ठीक है। ये है थैलोफाइटा इक्वल टू आल्गे। इसमें क्या याद रखना है आपको? थैलोफाइटा, आल्गे, एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से ब्रायोफाइटा से। सिंपल क्वेश्चन है, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप देखोगे लास्ट आई थिंक ईयर का CDS एफ CAPF का, उसमें क्वेश्चन आया था विच ऑफ द अमोंग इज द कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन दे दिया आपको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आंसर होगा ब्रायोफाइटा। कितना ईजी है ना, सिंपल बुक में दिया हुआ है। तो देखो ये है ब्रायोफाइटा। काफ़ी देखो इनसे तो ऊपर होंगे ना, तो इनके पास कॉमनली डिफरेंशिएटेड स्टेम होती हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। लेकिन इनके पास अभी भी एक नहीं है जो कि होनी चाहिए, ऐसे कि नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं इनके पास है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो ये भी सिंपल में आते हैं ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मॉस मतलब फुनेरिया और मर्चेंटिया। तो ब्रायोफाइटा में मर्चेंटिया, फुनेरिया, रिकिया, तीन एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। ये थोड़ा उनसे हायर आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा। जैसे कि उनमें क्या हो जाएगा, इसके पास में डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं, किसमें? रूट में, स्टेम में, लीफ में, ठीक है। और उनके पास एक स्पेशल टिश्यू भी होती है, किसके लिए? फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फॉर द अदर सब्सटेंस लाइक फूड हो गया। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जांपल्स पूछ के, मतलब इनमें से कौन टेरिडोफाइटा है? मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब ये द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस। मतलब वो काफ़ी इतने मतलब ग्रो नहीं होते, छुपे हुए होते हैं। तो वी कैन से दैट दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम, मतलब जिसके पास हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। उसके बाद ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड फेंडुलम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टेरिडोफाइटा में आपके देखो ये जो एग्जांपल्स हैं, मार्सिलिया, फर्न्स और हॉस्टेल, ये होते हैं क्रिप्टोगैम्स। लेकिन अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है, जो अपना सीड बना देते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड होती है, इनको बोलते हैं फेंडुलगैम्स। इसमें भी दो चीज़ आ जाती हैं। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलोंग विथ स्टोर्ड फूड। सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, उसमें खाना होता है, विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अब इसको क्लासीफाई करेंगे, जो सीड कुछ होते नेक्ड, कुछ होते इंक्लोज्ड होते, मतलब कुछ तो खुले रहते और कुछ किसी के अंदर होते फ्रूट्स में। उनको देंगे आप जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो लास्ट क्लासिफिकेशन प्लांटे का आता है। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? जिम्नो मतलब नेक्ड सीड, स्पर्म मतलब सीड। तो जो प्लांट इनकी सीड जो है नेक्ड होती है, उनको कहेंगे जिम्नोस्पर्म। इसके एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे पेरिनियल, एवरग्रीन, वुडी, जो मतलब बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। एग्जांपल्स हो गए, पाइन्स हो गए, डिओडर, ठीक है। उसी तरह आता है एंजियोस्पर्म। ये भी इसके होती है कवर्ड सीड। एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये सीड डेवलप हो जाती है इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम फ्रूट, वो फ्रूट बन जाती है। अब एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है, प्लांट एम्ब्रियोस इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडन, ठीक है। मतलब कितने उसमें कॉटिलेडन आएंगे, कुछ होते हैं मोनो, कुछ होते हैं बाय। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? सीड लीव्स होते हैं, बिकॉज many instances they emerge and become green when the seed germinate। तो जब भी सब सीड जो जर्मिनेट होगा, तो वो आप क्या बन जाएंगे? ग्रीन बन जाते हैं। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, मैंने बताया था, जैसे कि मोनो हो गया और डाइकोट हो गया। तो फ्रेंड्स ये है क्लासिफिकेशन प्लांटे का।
अब एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली एग्जाम में कि आपको बताना है कि कौन सा प्लांट की क्लासिफिकेशन, उसपे सिंपल से एग्जांपल दिए थे आपको, जैसे कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, वो नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा इसमें? प्लांट क्लासिफाई करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड द, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होगा, और जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे आपको पढ़ना है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प कर रही है, तो यू कैन कमेंट एंड शेयर व्हाट यू वांट नेक्स्ट इन द सीरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। जय हिंद, जय भारत।